हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज हम लेकर आए हैं पीजीटी का जो सिलेबस है, पीजीटी सिलेबस। वैसे तो मैं एक वीडियो बना के डाल चुकी थी, लेकिन फिर भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैडम क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैंने सोचा कि कमेंट्स में तो एक दो अक्षर में हम बात को डिफाइन करके नहीं बता सकते, तो सोचा कि एक वीडियो ही बना देती हूँ। और इनमें से अधिकतर बच्चे ऐसे भी होंगे जो टीजीटी का भी पेपर देंगे और पीजीटी का भी पेपर देंगे। तो टीजीटी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, आप वो भी देख लेना। और पीजीटी के लिए भी मैं अब यहाँ से अलग से वीडियो बना रही हूँ। और एक एक जितना मुझे समझ आएगा इसमें पूरी बताने की कोशिश करूँगी कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। और अब बच्चे ये कह रहे थे कि मैडम सिलेबस में क्या छोड़े और क्या नहीं छोड़े। तो देखो, हमने जो सिलेबस बना रखा था आज से पहले, यानी कि 2023 में एस्टेट का सिलेबस आने से पहले वो हमारा सिलेबस था। वो तो मैं अपना बता रही हूँ कि वो सिलेबस मैंने सिर्फ पुराने पेपर देखकर मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बना रखा था कि यहाँ यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। तो उसके आधार पर ही मैंने अपने चैनल पर एस्टेट के लिए एक मुहिम शुरू की थी कि एस्टेट का पूरा सिलेबस हम यहाँ पर बच्चों को हिंदी का प्रोवाइड देंगे, बिल्कुल निःशुल्क देंगे। तो वो मैंने 1 डेढ़ महीने से अपनी वीडियो डालनी शुरू कर रखी थी और शायद काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल भी रही हैं। और तो ये आपको देखना है। अब देख लेते हैं क्या किया है कि सिलेबस सारा का सारा वही है, कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है। और जो हिंदी साहित्य है बस थोड़ा सा उसमें नाम बदल कर दे दिया है, वो मैं आपको जब सिलेबस को पढ़ के बताऊं तो वहीं पर बताऊंगी कि इसमें क्या करना है और इसमें क्या करना है। तो हम पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहला ही पार्ट है, ए बी और सी, 3 पार्टों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। हिंदी भाषा एवं साहित्य, यानी कि हिंदी भाषा के बारे में ये तो आपके इस चैप्टर का हेडिंग है। इसमें तो आपको पजल्ड होना ही नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भाई, इसकी मैंने वीडियो बनाकर अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देवनागरी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप देख सकते हैं। हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, ये वीडियो भी मैंने सेम टू सेम डाल रखी है, आप पढ़ सकते हैं। अगर मेरे प्लेटफॉर्म पर आपको पसंद नहीं आती है तो आप और कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने तो ये बता रखा है कि वो मैंने सेम टू सेम इसी टॉपिक से आपकी उसमें डाल रखी है, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, सेम टू सेम इसी नाम से थंबनेल बना रखा है। आपको जब आदिकाल की प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको ये ऐसे के ऐसे रखा हुआ मिल जाएगा। इतिहास लेखक, यानी कि इतिहास लेखक भी मैंने सारे बता रखे हैं इसके अंतर्गत। जब आपके कि किस किस ने क्या क्या कौन, मतलब इतिहास लेखक, भाई हिंदी साहित्य का इतिहास किन किन लेखकों ने किस किस नाम से लिखा, ये भी एक इसमें डाल रखा है। आप आदिकाल की सारी ही वीडियो देख लेना, आपके लिए सारी काम की हैं। और उसमें ये डाल रखे हैं काल विभाजन एवं नामकरण, साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में आपको काल विभाजन एवं नामकरण पढ़ना है कि काल विभाजन का प्रयास किस किसने किया। जैसे गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, गिरियसन और रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, और इन सब का मैंने ये इसके नाम से भी आपको चैनल पर एक वीडियो सेम टू सेम इसी नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसके अंदर आपको ये पढ़ना है हिंदी साहित्य का प्रारंभ एवं विभिन्न कालखंडों का प्रवृत्तिगत इतिहास। ये भी कालखंड एवं विभाजन आप जब पढ़ेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। और मैं तो ये, आप एक बुक को फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी एक बुक उठाइएगा, उसमें आपको क्या पढ़ना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ एवं विभिन्न कालखंडों का, कालखंड क्या होते हैं आपको, आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल, रीतिकाल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो ये हमारे कालखंड हो गए। ठीक है। तो इन कालखंडों की प्रवृत्तिगत इतिहास क्या है ये पढ़ना आपको। मुख्य काव्य धारा, यानी कि काल प्रवृत्तिगत इतिहास, आपको इसमें आप क्या समझे कि आदिकाल की क्या प्रवृत्तियां हैं, भक्ति काल की क्या प्रवृत्तियां हैं, रीति काल की क्या प्रवृत्तियां हैं, और हिंदी साहित्य का आरंभ जो है कहाँ से हुआ, किस किस ने हिंदी साहित्य को लिखा, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद है मुख्य काव्य धारा। मुख्य काव्य धारा प्रतिनिधि कवि एवं रचनाएं। अब क्या आता है इसमें, इससे आप क्या समझे? अब ये बच्चे पूछ रहे हैं कि मैडम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़े या नहीं पढ़े। तो भाई, आप आदिकाल के अंदर क्या है, कवि हैं।
भक्ति काल के अंदर भी क्या है, कवि हैं, और रीति काल के अंदर भी क्या है, कवि हैं। जब कवि हैं तो वो एक काव्य धारा कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी तरह तुम्हारी जगह स्टेट का पेपर देती तो शायद मैं यही चीज ये पढ़ के जाती यहाँ पर। तो आप पीजीटी के स्टूडेंट हो तो वो कैसे कर सकता है इस चीज को? तो आपको क्या पढ़ना है, पर मुख्य काव्य धाराएं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा डीप में जाना, आपको मुख्य काव्य धाराएं पढ़नी है। जैसे कि अगर हम भक्ति काल की बात करें, भक्ति काल में सगुण काव्य धारा है और एक निर्गुण काव्य धारा है, तो उसके पीछे काव्य धारा आ रहा है या नहीं आ रहा? सारी कविताएं हैं, तो उनके आपको प्रतिनिधि कवि एवं उनकी रचनाएं पढ़नी है और उनकी क्या पढ़नी है, विशेषताएं पढ़नी है। ठीक है, मैं साथ साथ प्रवृत्तियां भी डाल रही हूं और विशेषताएं भी मैंने डाली हैं। जितनी आपको मिले आप एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि सारी चीज मैंने ही डाल रखे हैं, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ना ये चीज है। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास एवं गद्य की विभिन्न विधाएं। अब हिंदी गद्य देखो, हिंदी का काव्य धारा के अंतर आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल के अंदर क्या आता है आपका, आधुनिक काल को हम बांट देते हैं भारतेंदु युग, और फिर आता है आपका द्विवेदी युग, फिर आएगा आपका भारतेंदु छायावादी युग, छायावादी युग के बाद आएगा आपका प्रगतिवाद प्रगतिवाद, और फिर उसके बाद आएगा आपका प्रयोगवाद, और फिर नई कविता आ जाती है। तो इसका नाम देखो, सारी ही कविताएं ये आपकी काव्य धाराएं हैं, तो ये भी आपको पढ़नी है। इनके जो बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, कुछ इनकी प्रमुख जो कवि हैं वो पढ़ने हैं। प्रतिनिधि कवि कहा है ना इन्होंने, प्रतिनिधित्व करने वाले। जैसे छायावाद के प्रतिनिधित्व कवि कौन है, चार हैं आपके, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। ये चार हैं प्रतिनिधि कवि, तो ये चारों पढ़ लेना आप और उन चारों की रचनाएं पढ़ लेना। द्विवेदी युग में थोड़े से ज्यादा कवि आ जाते हैं। भारतेंदु युग में कौन कौन है, भारतेंदु है भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, और ये राधा कृष्ण दास, नवनीत चतुर्वेदी, और ये सारे जो हैं ये सारे इसमें आ जाते हैं। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन। तो ये आप जब पढ़ेंगे, बुक खोलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अब प्रगतिवाद की बात करें तो इसमें पांच, ये नागार्जुन है, त्रिलोचन है, और रांगे राघव है, और एक और है हरिवंश राय बच्चन है। तो ये आपके प्रगतिवाद में ही आ जाएंगे। फिर प्रयोगवाद में तीन सप्तक हैं भाई, इसमें थोड़े ज्यादा कवि हैं। तीन सप्तक में पूरा प्रयोगवाद बटा हुआ है। तो तीन सप्तक मतलब 7 दून 14, 7 ये 21 कवि हो जाते हैं। इसकी कविताएं आपको इनके अंतर्गत पढ़नी है और उनकी रचनाएं पढ़नी है। और मैं तो ये नहीं कहती, मैं लिमिट लगा रही हूँ, जो स्टूडेंट जितना पढ़ना चाहे, जितनी आपकी बुक में कवि और रचनाएं दे रखी हैं आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। मैं वो बता रही हूँ जिस बच्चे को अपना ये समझा रही हूँ सिलेबस, इसके अंतर्गत जो मुझे समझ में आया आपको वो पढ़ना है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके काव्य धाराएं जो आपको समझ में नहीं आ रही थी। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास एवं गद्य की विभिन्न विधाएं। अब आ जाइए यहाँ पर गद्य का उद्भव और विकास। अब गद्य का आप देखेंगे भारतेंदु काल से क्या होता है, हमारे गद्य का आरंभ हो जाता है। तो गद्य के अंदर आपके क्या आ जाते हैं, उपन्यास आ जाते हैं, कहानी आ जाती है, आपके नाटक आ जाते हैं, और निबंध आ जाते हैं। उसके बाद कहने को तो बहुत कुछ है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है। तो ये सारी आपकी किसके अंदर आ जाती है, गद्य, एकांकी आ जाती हैं। तो ये सारी आपका गद्य के अंतर्गत आ जाती हैं। जब आप उपन्यास को बांटेंगे तो ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। किसको, जैसे प्रेमचंद से पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर। तो इनके जो मेन मेन है आपको वो कर लेने हैं। ठीक इसी प्रकार से कहानी और ऐसे ही आपके निबंध और आलोचनाएं भी इसमें आ जाती हैं। अब करने को तो जब इसने गद्य और पद लिख दिया तो इसमें बहुत कुछ समा जाता है गद्य और पद के अंदर। तो अब बताओ क्या छूटा आपका, आप क्या छोड़ेंगे इसके अंतर्गत? बच्चे पूछ रहे थे कि मैडम क्या छोड़ना है, मुझे तो यही समझ में आई, ये मैंने बता दिया। और अगर आपको इसमें किसी को डाउट है तो भाई आप कहीं और से भी समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर मैंने आपको डिफाइन करके बताया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। अब बचता है हमारा इसके बाद हमारा बचता है भाई एनसीईआरटी का भी सिलेबस इन्होंने शामिल किया है। पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी। अब इसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम है ये देखना आप। टीजीटी वालों का मैंने अलग से वीडियो में समझा दिया है, अब पीजीटी वालों की बता रही हूँ आपको। भाई 9th 10th 11th और 12th ये क्लास हैं।
ये क्लास है। 9th और 10th में तो क्या लगती है, क्षितिज लगती है और कृतिका लगती है। तो क्षितिज भाग 1 9th हो जाएगा, क्षितिज भाग 2 क्या हो जाएगी, 10th हो जाएगी। अब प्लेलिस्ट देखने में गलती नहीं करेंगे। अब आरओ भाग 1 हो जाएगी 11th की हो जाएगी, और आरओ भाग 2 किसकी हो जाएगी, 12th क्लास की हिंदी एनसीईआरटी की हो जाएगी। उसके बाद इसमें क्या लगती है, एक वितान भी लगती है। जैसे कृतिका 9th और 10th में लगती है, वैसे ही जो ये वितान है ये आपकी 11वीं 12वीं में लगती है, और 11वीं 12वीं में एक अव्यक्ति और माध्यम की भी बुक लगती है। तो वहाँ से भी आपके सिलेबस में उठाया है। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो उस पे लाइन पे चलते हैं, सिलेबस की लाइन पे। आरओ एम वितान, ये इन पुस्तकों के नाम से आप वाकिफ हो गए होंगे कि पुस्तकें कहाँ से आई। संकलित काव्य एवं गद्य रचनाएं। अब जैसे कि 9th का ही हम बात कर लें, नहीं 9th की नहीं, हम चलो 12th का उदाहरण, 11th का उदाहरण लेते हैं। मैंने अभी अभी प्लेलिस्ट में सारा डाला है। 11वीं क्लास मैंने लगभग पूरी करवा रखी है। 11वीं का जो पद्य खंड है वो मैंने पूरा करवा रखा है, और गद्य खंड की शुरुआत कर रखी है, और वितान है वो मैंने पूरी करवा रखी है। वितान में 3 ही चैप्टर है, तो वो पढ़ा रखे हैं। ठीक है, अब पद्य की बात कर लेते हो। पद्य के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, तो जैसे कि अब हमारे उसमें क्या है, 11वीं क्लास की जो आरओ भाग 1 है, यानी कि आरओ की बुक की बात करें, वितान की मैंने बता दिया 3 लेसन है, और उसमें +2 की वितान में शायद 4 लेसन है। अब आरओ भाग 1 में क्या करना है आपको, आपके अंदर यहाँ पर शायद 10 कविताएं हैं और 10 ही पाठ हैं। ठीक है, तो कविताओं को तो बोलेंगे हम ये आपके पद्य खंड, काव्य एवं गद्य खंड, तो काव्य बोलेंगे, और जो लेसन रह गए आपके पाठ रह गए उन्हें हम बोलेंगे गद्य रचनाएं। ठीक है, इनके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पढ़ने हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, जो जो मैंने पढ़ा रखा है वो आप देख लेना। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी का आपको क्या क्या पढ़ना है, क्षितिज कृतिका आरओ एवं वितान पुस्तकों में संकलित काव्य एवं गद्य रचनाएं। ठीक है, गद्य और काव्य में आप पजल्ड नहीं होंगे। आधारित प्रश्न, क्षितिज कृतिका आरओ एवं वितान पुस्तकों में संकलित कविताओं का आपको क्या पता होना चाहिए, काव्य सौंदर्य पता होना चाहिए, भाव एवं कला पक्ष पता होना चाहिए। अगर आपको काव्य सौंदर्य भाव एवं कला पक्ष का नहीं पता है, तो मैंने अपने 11वीं जो आरओ भाग 1 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, और उसमें मैंने सारी कविताएं पढ़ा रखी है, और उसमें मैंने जो कवि परिचय पढ़ाए उनमें हर बार बताया है कि भाव सौंदर्य में आपको क्या बताना है, कला सौंदर्य में आपको क्या बताना है, और भाषा शैली में आपको क्या बताना है। ये मैंने, शिल्प शैली एवं भाषा शैली एक ही बात होती है, ये मैंने बहुत अच्छे से भाई बता रखा है। मैं यहाँ पर दोबारा बताना जरूरी नहीं समझती, आपको एक वीडियो खोल के उसमें से देख लेना। आधारित, लेकिन देखना शुरू वाली ज़्यादातर, क्योंकि शुरू में ज़्यादा बातें बताई जाती हैं। क्षितिज कृतिका आरओ एवं वितान पुस्तकों में संकलित गद्य रचनाएं, रचनाओं के विषय वस्तु, विचार, संवेदना और भाषा पर आधारित प्रश्न। पाठ्यक्रम में संकलित गद्य विधाओं का परिचय, प्रमुख व्यक्तित्व, देखो ये पूछ लिया प्रमुख व्यक्तित्व, एवं उनके कौशल के परिचयात्मक ज्ञान पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पर जैसे आपके प्रमुख व्यक्तित्व कौन हुआ, कि जैसे पाठ के अंदर भी प्रमुख व्यक्तित्व कह सकते हैं, आपका कवि परिचय भी पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, पाठ आपको वो सारा पढ़ना है। क्षितिज की जो और कृतिका आरओ एवं वितान के अंदर जो कुछ भी एनसीईआरटी की किताब में जितने लेसन दे रखे हैं वो आपको सारा पढ़ना है, और उसके बारे में क्वेश्चन ये इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कौशल के ज्ञान पर आधारित प्रश्न। अब ये बात देखो हम यहाँ पर, एवं उनके कौशल के परिचयात्मक ज्ञान पर आधारित प्रश्न। फिर देखो ये अव्यक्ति कौशल, कौशल का मतलब ये आपकी अव्यक्ति आ जाती है यहाँ पर। कहानी का नाट्य रूपांतरण, ये अव्यक्ति और माध्यम की 11वीं की अलग किताब है, 12वीं की अलग है, और कई किताबें ऐसी आती हैं कि इकट्ठी भी आती हैं। ये आप देख लेना, इकट्ठी ले लेना अगर आप पढ़ना चाहो तो। इकट्ठे 16 लेसन है, मैं ये भी बता देती हूँ आपको। ठीक है, 16 लेसन है, उसमें आपको पढ़ना है कहानी का नाट्य रूपांतर, रेडियो नाटक और हिंदी पत्रकारिता के विविध आयाम। अब पत्रकारिता के विविध आयाम पर आधारित प्रश्न, पाठ्यक्रम में आए पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थम एवं वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर आधारित। अब देखो ये बात, आपको पाठ किस तरीके से पढ़ना है। क्षितिज कृतिका और आरोह के जब आप पाठ पढ़ेंगे तो पाठ में जो भी पर्यायवाची आए हैं उनको ध्यान से देखना है, विलोम शब्द को भी, अनेकार्थक और वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर आधारित, ये शब्द आपको पाठ से ध्यान रखना है।
और जैसे इसने कहा है सिलेबस में, वैसे तो हम ये हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ पर भाई पाठ में दे दिया, हो सकता है हिंदी व्याकरण की बुक से न पूछ के ये पाठ में से उठा ले। तो इसमें इस तरीके से आपको पाठ को पढ़ते हुए जाना है। वैसे आपको पाठ के बारे में अगर संपूर्ण नॉलेज है ना कि क्या किसने कुछ कहा है, क्या स्टोरी है, पाठ का सार आपको पता है, तो आप बता देंगे। अब प्रश्न किस तरीके से पुट करता है वो तो इनकी मर्जी है, और मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ चेंज होगा। प्रश्न उसी तरीके से, देखो कुछ नहीं कह सकते किस हिसाब से किस मूड में बैठे हैं पेपर बनाने वाले। ठीक है, काव्य शास्त्र में क्या पढ़ना है और व्याकरण में। काव्य शास्त्र शब्द शक्तियों के भेद, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उदाहरण पर आधारित प्रश्न। यानी कि आपको उदाहरण दे देंगे, दो पंक्तियां दे देंगे कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। और काव्य हेतु, ये काव्य हेतु एक अलग से टॉपिक है, काव्य गुण अलग से टॉपिक है, काव्य दोष अलग से है, और काव्य की रीतियां, ये आपको, यानी कि एक ये टॉपिक, एक, दो, तीन, चार और पाँच, ये आपके काव्य शास्त्र के टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये भाई मैंने तो करवा नहीं रखे क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ही अपना चैनल शुरू किया है, और अब शायद 1 महीने के अंदर ये सारा, इतना तो इम्पॉसिबल है, मैं झूठी तसल्ली नहीं देती। आप अपनी तैयारी किसी भी बुक से, किसी भी चैनल से करें, जो हमने डाल रखा है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है अलंकार, श्लेष, यमक, दीपक, अनुप्रास, भ्रांतिमान। हाँ, ये गारंटी लेती हूँ मैं, ये जितने भी आपके अलंकार हैं, ये सारे अलंकार मैंने ट्रिक के साथ अपने चैनल पर करवा रखे हैं। इससे ज़्यादा ही करवा रखे हैं, एक दो लगभग 18-20 मैंने अलंकार करवा रखे हैं। और आप पंक्तियों को देखते ही तुरंत समझ जाएंगे कि ये इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आप देख सकते हैं। तो ये तो काव्य शास्त्र के 5 टॉपिक थे, फिर अलंकार है, उसके बाद आपके छंद हैं, और छंद में भी आपको नाम दे दिया, दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, मालिनी, बसंत, लेके, गीतिका, हरिगीतिका, कवित, सवैया, वंशज छंद, ये टीजीटी में भी थे सारे के सारे। तो आपको ये छंद पढ़ने हैं। छंद में प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, पंक्तियां देखकर पूछ लेंगे कि कौन सा छंद है, या छंद के बारे में बता देंगे कि ये कौन से छंद की विशेषताएं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्वरूप, फिर रस का स्वरूप। देखो रस वहाँ टीजीटी में भी था, और रस यहाँ पर भी आपके, रस का स्वरूप, रस के अवयव, अव्यय, अवयव एवं रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति, ये रस निष्पत्ति किसके, भट्ट, लोल्लट, भामा, भामा और ये 4 है ना, उन्होंने दी है। पर आधारित प्रश्न, काव्य रीति के स्वरूप एवं विवेचन पर, विवेचन पर आधारित प्रश्न। तो ये था आपका सारा सिलेबस, और ये मैंने पूरी तरीके से आपको डिफाइन कर दिया है। और तो हिंदी व्याकरण यहाँ पर कहाँ गया, इसमें हिंदी व्याकरण इतना ज़्यादा नहीं दे रखा आपके लिए, और कहीं एक पार्ट और तो नहीं है इसका, 1 सेकंड में देख लेती हूँ। उसके बाद है ये आपके छंद है, फिर रस है, रस के अव्यय एवं रस निष्पत्ति। और ये मैं कहाँ चली गई नीचे एकदम से, तो ये था आपका, ये एनसीईआरटी के बारे में बताया था यहाँ पर सारा। और अव्यक्ति माध्यम, ये मैंने आपको अच्छे से खोलकर बता दिया है। काव्य शास्त्र के अंदर बता दिया है मैंने। फिर आपके अलंकार है, रस है, और छंद आपको पढ़ने हैं। ठीक है, रस का स्वरूप, रस के अव्यय, रस निष्पत्ति पर आधारित प्रश्न, काव्य रीति के स्वरूप एवं विवेचन पर आधारित प्रश्न, वर्ण विचार एवं वार्तनिक अशुद्धियों। देखो क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर, रस का स्वरूप पढ़ना है, रस के अव्यय कौन कौन से, रस निष्पत्ति पर आधारित प्रश्न, ये आपको बुक में मिल जाएंगे। काव्य रीति के स्वरूप एवं विवेचन पढ़ना है, वर्ण विचार एवं वार्तनिक शुद्धियों की, यानी कि वर्णमाला पढ़नी है आपको पूरी, वार्तनिक अशुद्धियों की पहचान, यानी कि आपको शब्द दे देंगे कि शुद्ध शब्द छांटिए, या वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, ये आपको करना है। और संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये पढ़ने हैं, आधारित प्रश्न पढ़ने हैं। मतलब संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से प्रश्न आएंगे। और विकारी शब्द कौन से होते हैं, हमारे जो हिंदी का व्याकरण है पूरा उसे बांटे तो विकारी और अविकारी में बढ़ जाता है। ठीक है, तो विकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आपकी संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, और क्रिया पढ़ना है। ठीक है, और अविकारी के अंतर्गत
कौन कौन से शब्द क्रिया विशेषण ये 4 भेद हैं अविकारी शब्द के। क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक पर आधारित प्रश्न, पद विचार संबंधी प्रयोग एवं पद विचार संबंधी प्रयोग एवं शुद्ध वाक्यों की पहचान, यानी कि वाक्यों का शुद्धिकरण, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये पहले भी आते हैं और अब भी दे रखा है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों पर आधारित प्रश्न आपको ये पढ़ने हैं। तो हिंदी व्याकरण में आपको क्या छोड़ना है? हिंदी व्याकरण में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर क्या नहीं दिया इसमें, हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द नहीं दिए, पर्यायवाची नहीं दिए, अनेकार्थक नहीं दिए और वाक्यांशों के लिए एक शब्द नहीं दिया। ये यहाँ हिंदी व्याकरण में न देकर कहाँ दे दिए? ये यहाँ दे दिया आपको। ये पाठ्यक्रम में आए, इन्होंने लिखा था कि पाठ्यक्रम में आए पर्यायवाची, यानी कि जो इनका पाठ्यक्रम है इसमें आए हुए पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक एवं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो जब भी आप पाठ पढ़ें ध्यान से पढ़ें, उसी के किसी शब्द का विलोम पूछ सकते हैं, अनेकार्थक पूछ सकते हैं और वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछ सकते हैं, और हो सकता है भाई कैसे भी पूछ ले, ठीक है। लेकिन यहाँ से तो यही पता चल रहा है। और अब ये बता दिए मैंने साहब को मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यों के लिए वाक्यों की पहचान, यानी कि वाक्य भी पढ़ने हैं आपको, वाक्य सरल, संयुक्त, मिश्र, इन वाक्यों की पहचान करनी है आपको। कारक नहीं दे रखे यहाँ पर, आप देख सकते हैं, मुझे अगर हो सकता है मेरे से कहीं छूट गया, लेकिन कारक नहीं है इसमें। अगर फिर कारक नहीं है तो कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो उसकी मर्जी है। अब जिसको ये विश्वास हो कि इसी में से देगा, बाकी मुझे तो एस्टेट वालों पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने प्रश्न ऐसे ही उठाए थे। तो कारक यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दिया, ना टीजीटी में दिखाई दिया और ना ही इसमें दिखाई दिया। हो सकता है कहीं छुपा हुआ रह गया हो। तो आप पढ़ो तो आपकी मर्जी है, ना पढ़ो तो आपकी मर्जी है। और भाई विराम चिन्ह भी नहीं दिखाई दिए, विराम चिन्ह वाला टॉपिक भी नहीं दिया। अब बच्चे कह रहे थे कि मैम क्या छोड़े और क्या ना छोड़े, तो मैं तो ये छोड़ने के लिए कहूँगी नहीं, क्योंकि कुछ भी ये पूछ सकते हैं। और इसने पीजीटी में क्या नहीं दिया? तत्सम तद्भव शब्द दिए हैं आपके पीजीटी में, तो ये दिए गए हैं। तो यहाँ ये है ना कि पीजीटी वालों के पास और दे दिया, उधर हिंदी साहित्य बढ़ा दिया, तो हो सकता है इधर से एक आध टॉपिक की आपकी कटिंग होगी, इसलिए कम कर दिया होगा, वो टीजीटी के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अंदर है, आप उतना तो करें, ठीक है। तो आप ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है हिंदी व्याकरण के बारे में तो आपको अच्छे से पता है, जो टॉपिक दे रखे हैं वो अपना कर लेना। और इसके बारे में बच्चों को नहीं पता था, ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। और उसके बाद हिंदी साहित्य में क्या था ये मैंने आपको बता दिया, वही आप पूरा हिंदी साहित्य आ जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है, ये है। और आपकी मर्जी है, और आप जो कुछ पढ़े तो आप अलग से और कहाँ पढ़ेंगे ये काव्य धारा और प्रतिनिधि। तो भाई मुझे तो यही समझ में आया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज आप जितनी आपके लिए मैंने वीडियो डाल दी, कम से कम 5-6 वीडियो आपके अपलोड कर दी हैं पूरा दिन में। तो प्लीज़ आपसे यही मांगते हैं बदले में, आपका काफ़ी प्यार भी मिल रहा है, बच्चे काफ़ी अच्छा कमेंट्स भी कर रहे हैं। और फिर तभी मेरा मन किया कि अगर बच्चों के कन्फ्यूज़न है तो क्यों ना मैं एक बार डाल ही देती हूँ बना के। वैसे तो सिलेबस पे मैंने वीडियो बना रखी थी, लेकिन फिर भी क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है आपको, सब पढ़ना है पढ़ने वाले को, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और पढ़ रखा है उसको रिवाइज जरूर करके चले जाना, हो सकता है एक आध टॉपिक आपको यहाँ नाम ना दिखा हो और आपने पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज जरूर कर लेना। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार विजिट, SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर देखो, सब्सक्राइब को देखकर मत जाना, क्योंकि चैनल हमने 1-1.5 महीने पहले ही वीडियो डालनी शुरू की है। चैनल बहुत पहले से बना हुआ था, लेकिन मैंने कभी इस पर ये स्टडी से रिलेटेड नहीं डाली। तो ये मैंने SY हिंदी प्लेटफॉर्म हमारा चैनल है, इसकी विजिट जरूर करें। और सब्सक्राइब नहीं देखना, कंटेंट देखना है, सब्सक्राइबर तभी बढ़ेंगे जब आप सब्सक्राइब करोगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें।